जल संसाधन चैप्टर 3। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाला रिपोर्ट देखा है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में जो कुछ आप बर्बाद कर दिया और बह ले गई। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या वह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकती है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीन को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संगणक द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियाँ और अन्य जल स्रोत जैसे झरने, झीलों, पोखरे और मरुधान के आसपास कैसे बसता था। जैसे कि आप जानते हैं जैसे आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ, परंतु इसमें प्रयोग में लाना योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अववाह और भौमजल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार लवणीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तो मैं विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल के कम कैसे हो। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है? कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल का नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल की कम वर्षा वाले क्षेत्रों का, सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पीनहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतम जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो?
हमारे कई शहरों इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ता जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधन का अति शोषण करके ही संचयी क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। संचयी कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखे प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेत पर अपने निजी कुएं और नलकूप है जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? उसके कारण भूमि जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्र के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योग की बढ़ती हुई संख्या के कारण अवांछनीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। औद्योगिक को अत्यधिक जल के अलावा उनके चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसके काफ़ी हद तक पूर्ति जल से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहर जीवन शैली के कारण न केवल जल ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरों आवास समितियों को कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल के खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्ष से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों का आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीले धाराओं में परिवर्तित हो गई
और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत का नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। सूत्र द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट CAE 1999। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। खाद्य अन्न सुरक्षा अपने आजीविका और उत्पादकों की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संशोधन के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और परिस्थिति संकट की समय पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। क्रियाकलाप अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरें जैसे उपयुक्त जलीय खुटियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाट आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय खुटियाँ ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगेरी में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेल्लूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय के सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाया गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौस खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। सूत्र डाइंग विजन CAE 1997। हीराकुंड बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसके खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाया जाता है, अपितु उनके उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना में कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड
परियोजना संरक्षण और बांध नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध है जो आमतौर पर जलाशय झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय के लिए जाता है, न कि ढांचे से। अधिकतर बांध में कई ढलाव हिस्से होते हैं जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांध का वर्गीकरण उनका संरचना और उद्देश्य का ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर बांध को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध तथा पक्का बांध के अलावा कई उपवर्ग में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध, मुख्य बांध या निचले बांध, मध्यम बांध और उच्च बांध में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई सामान्य जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशीय काल में बनी बांधों को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कई वर्ष में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से निरीक्षण और विरोध के विषय बने। क्रियाकलाप परंपरागत तरीके से बांध बनाने के लिए कालावधि और सिंचाई कार्य के बारे में अधिक पता लगाइए। हमने अब आषाढ़ के फसल बोई है, हम भद्रा में भादु लगाए, बांध से दामोदर फैल गई, नाव इसमें नहीं चलेंगे। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बांध का कहर कुछ कम करो। भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने में उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होते हैं, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों पर स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूबे जाते हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय
समुदाय के वृहद स्तर पर वनस्पति के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसी को मिल रहा है, चाहे जमींदार और बड़े किसानों को, यह उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांव के भूमिहीनों को लीजिए। क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजना में लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल परिवर्तित कर दिया है, जहाँ किसान जलग्रहण और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसा गंभीर परिस्थिति परिणाम हो सकता है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिक और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव को उतार हो गए। वो उद्देश्य परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्जातीय झगड़े आम होते रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों, किसान, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में नामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों को बांध के पानी में डूबने जैसा पर्यावरण मुद्दा पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बान के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद, जब उनकी आजीविका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछा जा रहा है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? उत्तर 1 S. शर्मा, बेली ऑफ द रिवर टाइबल conflicts over development in नर्मदा वैली, A. बाविस्कर 1995 से उद्धृत। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? यह भारत का एक बड़ी जल संसाधन परियोजना में जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9490 गाँव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान 124 गाँव के सूखेग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल आवश्यकता को पूरी करेगी। HDB
www.sardar.sarovar.dam.org/ASPX। भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़कर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते रहे। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना प्रज्वलित विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इसमें इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग को विपरीत असर पड़ेगा। क्रियाकलाप अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए एक सूची तैयार करें। नदियाँ परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्ति और उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध से छोड़े गए जल की वजह से बांध की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बांधों से न केवल जाने और माल का नुकसान हुआ किंतु बहुत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट होगी जो कि एक प्राकृतिक बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि हम प्राकृतिक उर्वरकों में बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजना के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग में जलजनित बीमारियों, फसलों में कीटाणुजनित बीमारियों और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे में पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदाओं के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान नहीं था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कल्पशे
हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल का खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान में जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टैंक हुआ करता था। इसके आकार में एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टैंक यहाँ विकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिमान। Are you a water harvester this monsoon dryness and counting the raindrop? हैंडपंप के माध्यम में पुनर्भरण। बेकार में पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनर्भरण। PVIP का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्र किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छानन फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौजे तक ले जाया जाता है जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में जल का उपयोग किया जा सकता है। एक कुल में उपलब्ध ग्रामीण तालाब बनता है कांजर ग्रह के चित्र के अनुसार, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का पारंपरिक विधि हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। ये घरों के ढलान छत में पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टैंक तक पहुंचता था जहाँ से इसे एकत्र किया जाता था। वर्षा का पहला छल छत और नलों को साफ करने में भी प्रयोग होते था और इसे संग्रहित नदी किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टैंक में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा फॉल्ट पानी, जैसे कि इस क्षेत्र में पुकारा जाता था, प्राकृतिक जल का शुद्धात्मक रूप समझा जाता था। कुछ घरों में टैंक के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे। जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसी
राम जहाँ विश्व की सबसे बड़ी अधिक वर्षा होती है। शिलांग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर पीने के जल के कमी का गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। क्रियाकलाप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाला अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएं। यह दुख की बात है क्या पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर में उपलब्धता 12मासी पेय जल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टैंक की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का उपयोग सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडालूथूर में रामी के अपने घर में आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव में लगभग 200 घरों में व्यवस्था है और इस गांव में ने वर्षा जल संपन्न गांव का ख्याति अर्जित की है। यह प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र टिप्पणी फॉर्म में देखिए। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 किलोमीटर वर्षा होती है। छत जल संग्रहण स्थान के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढाल छतों पर गिरता है उसके पाइप द्वारा भूमिगत टैंक का अंदर ले जाना। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना हुआ है। ऊपर दिखाई जा गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जा रहा है। यह पड़ोसी का छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसमें के द्वारा जल भूमिगत टैंक में चला जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों व झरनों के जल का बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्र करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। पहाड़ी शिकारों पर सघन झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइप का माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थान पर पहुंचा जाता है। दास के निर्मित चैनल से पौधे के स्थान का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई न व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है।
पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थिति परिवर्तित करके नियंत्रित किया जाता है। यदि पाइप में वो सड़क पर ले जाते हैं तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पंथांतरण इकाई जो सिंचाई के अंतिम चरणों में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन के पौधे की जड़ों को लिक्विड जल गिराया जाता है और 10 भराई के साथ यह संग्रहण दक्षता 80%। यहाँ पर लगभग प्रत्येक 50,000 मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्र किया जाता है। एक रोचक तथ्य तमिलनाडु का ऐसा राज्य में जहाँ पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।